नर्सिंग एकेडमी आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती है। आपके लिए फिर से लेकर आए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 रैपिड रिवीजन पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी कैन सेंड 8360069703। प्यारे साथियों, ये की पॉइंट्स हर नर्सिंग एग्जाम के लिए, चाहे CHO हो, चाहे CRPF हो, नॉर्सेट 21 हो, GMCH हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट सिलेक्ट किया है मैंने सारी बुकें स्टडी करके। मेरे साथियों, यूट्यूब चैनल का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप नर्सिंग एकेडमी की वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नहीं भूलना जरूर करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स नाउ स्टार्ट। White blood cells increase after the abdominal aortic aneurysm rupture as cells migrate to the site of injury. Abdominal aortic aneurysm के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स WBC काउंट बढ़ जाता है, जबकि RBC काउंट कम हो जाता है, क्योंकि रेप्चर होने से ब्लीडिंग या ब्लड सेल वॉल्यूम कम होता है तो RBC घटता है, और सेल माइग्रेशन के कारण WBC काउंट बढ़ता है। Symptom of severe lower back pain, decreased blood pressure, decreased red blood cell count and increased white blood cell count indicate a ruptured abdominal aortic aneurysm. Abdominal aortic aneurysm रप्चर हुआ है, कैसे पता चलेगा? उसके अंदर लोअर बैक पेन होगा, BP कम होगा, रेड ब्लड सेल काउंट कम होगा और व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ेगा। व्हाइट ब्लड सेल काउंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि WBC सेल माइग्रेट होना इंजरी साइट पे शुरू हो जाएंगे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए। RBC क्यों कम होगा? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होने से रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों कम होगा? क्योंकि जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा, देन सो डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। Rupture of the repaired abdominal aortic aneurysm is most commonly caused by leakage at the repair site. Most common abdominal aortic aneurysm जो कि रिपेयर हो चुका है, उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है रेप्चर होने का? कि वो दोबारा से रेप्चर हो जाए। लीकेज एट द रिपेयर साइट पे लीकेज होना। Marfan syndrome results in a generation of elastic fiber of the aortic media. मार्फन सिंड्रोम एक कनेक्टिव टिश्यू का आनुवंशिक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर एओर्टिक मीडिया की इलास्टिक फाइबर्स डीजनरेट होना शुरू होता है। इन मोस्ट केसेस ऑफ कार्डियोमायोपैथी द ईटियोलॉजी इज ए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग और एल्कोहल। कार्डियोमायोपैथी के कारण वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स और एल्कोहल होते हैं। Although the cause is not entirely known, cardiac dilation and heart failure may develop in the mother during the last month of pregnancy or the first few months after birth. प्रेग्नेंट महिला के अंदर प्रेगनेंसी के लास्ट महीने या प्रेगनेंसी के कुछ मंथ बाद कार्डियक डायलेशन और हार्ट फेलियर हो सकता है बिना किसी नॉन कारण के। In hypertrophic obstructive cardiomyopathy, hypertrophy of the ventricular septum is apparent. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy में वेंट्रिकुलर सेप्टम की हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है सेल और टिश्यूज की साइज में इंक्रीज होना। मेरे प्यारे साथियों, कामयाब लोग अपने फैसले से ही दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, heart failure most commonly occur in clients with cardiomyopathy because the structure and function of the heart muscles is affected. कार्डियोमायोपैथी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट फेलियर, या कार्डियोमायोपैथी के कारण हार्ट फेलियर होता है क्योंकि जो हार्ट मसल्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाती है, जिससे वो काम करना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। मायोकार्डियल इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड मायोकार्डियल इस्चीमिया ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या MI, मायोकार्डियल जो लेयर होती है, मायोकार्डियम जो टिश्यू होता है उसके अंदर
ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण मायोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप होता है कोरोनरी आर्टरीज में। पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन क्लाइंट विथ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या प्रीडोमिनेंट कॉम्प्लिकेशन पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है। Atrial fibrillation is defined as chaotic asynchronous electric activity in the atrial tissue. Atrial fibrillation chaotic asynchronous electric activity atrial tissues के अंदर की कंडीशन को atrial fibrillation बोलते हैं। Ventricular fibrillation is chaotic rhythm and no QRS complex। यदि एट्रियल टिश्यू या ईसीजी के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है और कोटिक रिदम है, कोटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, डिस्टर्ब, तो उसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलेंगे। एट्रियल टिश्यू के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टिश्यूज के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। इन एट्रियल फ्लटर देयर आर नो फ्लटर वेव दैट आर सॉटूथ्स इन अपीयरेंस। एट्रियल फ्लटर के अंदर जो ईसीजी होती है वो आरी, जो लकड़ी काटने के काम में लेते हैं, आरी उसके दांतों के समान, जैसे ऐसे कंटिन्यू दांतों के समान होती है, दिखाई देती है। पी वेव आर प्रेजेंट इन साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया के अंदर पी वेव प्रेजेंट रहती है। डिस्निया, कफ, वेट गेन, वीकनेस एंड एडिमा आर क्लासिकल साइन ऑफ हार्ट फेलियर। डिस्निया सांस लेने में तकलीफ, कफ, खांसी, वेट का बढ़ना, कमजोरी और एडिमा हार्ट फेलियर के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। Pericarditis is exhibited by a feeling of fullness in the chest and auscultation of pericardial friction rib। Pericarditis के अंदर चेस्ट फुलनेस लगता है, ऐसे लगता है जैसे भरा हुआ है, पूरा कुछ अंदर है, और एस्कल्टेशन के दौरान पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब सुनाई देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब किसके दौरान सुनाई देती है? पेरिकार्डाइटिस के दौरान। हाइपरटेंशन इज यूजुअली एक्सिबिटेड बाय हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड फ्लश्ड फेस। हाइपरटेंशन के कारण हेडेक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस, आंखों में देखने में दिक्कत होती है, और फेस एकदम फ्लश्ड, लाल, आंखें निकली हुई, बाहर निकली हुई ऐसे लगता है। एज फॉर हर साउंड अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फीलिंग आफ्टर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एज फॉर हर साउंड तब सुनाई देती है जब वेंट्रिकुलर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब वेंट्रिकुलर फीलिंग होता है, उसके अंदर यदि कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो एज फोर हर्ट साउंड सुनाई देती है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फीलिंग इज रिलेटेड टू डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ द वेंट्रिकल। रेजिस्टेंस का बढ़ना वेंट्रिकल्स हैं उनकी कंप्लायंस में कमी होने के कारण होता है। कंप्लायंस मीन है एक्सेप्टेंस, मतलब वेंट्रिकल जो एट्रियल का ब्लड है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ए डायलेटेड अयोटा कोज ए मर्मर। जो अयोटा है बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर यदि वो डायलेशन हो जाए तो उसके अंदर साउंड सुनाई देती है, उसे हम मर्मर साउंड बोलते हैं। मर्मर साउंड बॉडी के किस में सुनाई देती है? अयोटा के अंदर, डायलेट, यदि वो डायलेशन है, डायलेटेड, उसका फूल गया है, फूला हुआ है। एज फोर हर्ट साउंड इज नॉट हेड इन ए नॉर्मली फंक्शनिंग हार्ट। नॉर्मल जो हार्ट काम कर रहा है प्रॉपरली, उसके अंदर एज फोर हर्ट साउंड नहीं सुनाई देती। एज फोर हार्ट साउंड किस कंडीशन में प्रेजेंट है? यदि फंक्शन हार्ट के फंक्शन प्रॉपर नहीं है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के वेंट्रिकुलर फीलिंग के दौरान एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। प्राइमरी गोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी आर टू इंप्रूव मायोकार्डियल फीलिंग एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियोमायोपैथी के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोल है मायोकार्डियल फीलिंग को इंप्रूव करना और कार्डियक आउटपुट को। An only definitive treatment for cardiomyopathy that cannot be controlled medically is a heart transplant because the damage of the heart muscles is irreversible। कार्डियोमायोपैथी का निश्चित और परमानेंट इलाज यदि मेडिकली ट्रीट नहीं होता है तो हार्ट ट्रांसप्लांट है, क्योंकि जो हार्ट मसल्स एक बार डैमेज हो गई वो दोबारा कभी रिवर्सिबल या जीवित नहीं हो सकती। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या CABG इज ए सर्जिकल इंटरवेंशन यूज्ड फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CABG बोलते हैं, एक सर्जिकल
इंटरवेंशन या सर्जरी होता है जिसको एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स को ट्रीट करने के लिए या ठीक करने के लिए काम में लेते हैं। इस्चेमिक चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बाय टी वेव इन्वर्जन। ईसीजी के अंदर यदि इस्चेमिक चेंजेस प्रेजेंट हैं तो टी वेव इन्वर्जन से के रूप में देखने को मिलते हैं। यदि ईसीजी में टी वेव इन्वर्जन प्रेजेंट है तो वो क्या शो करेगा, इस्चेमिक चेंजेस शो करेगा। एंड इंक्रीज्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन सजेस्ट ए बंडल ब्रांच ब्लॉक। हार्ट के अंदर दो टाइप के बंडल ब्रांच ब्लॉक होते हैं। बंडल मतलब पुरकिंजे बंडल्स होते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज होना, तो वो ईसीजी के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बढ़ा हुआ प्रेजेंट होगा तो वो क्या शो कर रहा है, बंडल ब्रांच ब्लॉक करता शो कर रहा है। राइट हार्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। यदि वो राइट साइड में है तो राइट बोलेंगे उसको, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट। शॉर्टेड पीआर इंटरवल इंडिकेट ए जंक्शनल रिदम। शॉर्ट पीआर इंटरवल जंक्शन रिदम को शो करता है। यदि ईसीजी में पीआर इंटरवल शो कर रहा है तो मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जंक्शनल रिदम। पैथोलॉजी Q wave are present with myocardial infarction. Pathological Q wave myocardial infarction को प्रेजेंट करती है। Inadequate oxygen supply to the myocardium is responsible for the pain accompanying angina. हार्ट के मायोकार्डियम लेयर के अंदर यदि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, उसके कारण पेन हो रहा है तो वो एंजाइना को रिप्रेजेंट करता है। डिक्रीज आफ्टर लोड कोजेज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। यदि आफ्टर लोड और प्रीलोड दो टर्म्स होती हैं, आफ्टर लोड यदि कम होता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ होगा। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज एलर्जिक टू आयोडीन और सेल्फिश बिफोर कार्डियक कैथेटराइजेशन बिकॉज द कैथेटराइजेशन इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओपेक डाई। कार्डियक कैथेटराइजेशन से पहले नर्स को ये कंफर्म करना है कि क्लाइंट है जो सेल्फिश और आयोडीन से एलर्जिक तो नहीं है, क्योंकि जो रेडियो ओपिक डाई यूज में ली जाती है उसके अंदर आयोडीन और सेल्फिश प्रेजेंट होता है। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसको हम पीटीसी के नाम से जानते हैं, कैन एलिवेट द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड रिस्टोर ब्लड फ्लो द ऑक्सीजनेशन। पीटीसी से हम कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज ठीक कर सकते हैं और ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेशन वापिस पूर्ण रूप से सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाता है। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसको पीटीसी के नाम से जानते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक इज रिलेटेड टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट एंड इनअफेक्टिव पंपिंग ऑफ द हार्ट। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और हार्ट का पंपिंग फंक्शन इनअफेक्टिव या प्रॉपर नहीं हो पाता, जितना बॉडी को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। Distributive shock results from changes in the intravascular volume distribution and usually associated with increased cardiac output. Distributive shock इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है, जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहता है। Of all clients with an acute myocardial infarction, 50% suffer cardiogenic shock secondary to the myocardial damage and decrease function. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कंडीशन में 15% लोगों में कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है, उसके बाद मायोकार्डियल डैमेज एंड डिक्रीज फंक्शन ऑफ द हार्ट। At least 40% of heart muscles must be involved for cardiogenic shock to develop. कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हार्ट की 40% मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं। कार्डियक इंडेक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्डियक इंडेक्स इज ए फिगर derived by dividing the cardiac output by the client's body surface area. क्लाइंट के कार्डियक आउटपुट को हम उसके बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कार्डियक इंडेक्स बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय क्लाइंट्स बॉडी सरफेस एरिया इज इक्वल टू कार्डियक इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्डियक इंडेक्स इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर द कार्डियक आउटपुट इज मीटिंग अ क्लाइंट्स नीड। कार्डियक इंडेक्स क्लाइंट के कार्डियक आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो क्लाइंट का कार्डियक आउटपुट है उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो आर लेस यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रिस्क ऑफ कार्डियक
कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो का इतना महत्व नहीं है कि जिसे हम कार्डियोजेनिक शॉक का रिस्क डिटेक्ट कर सकें, या कार्डियोजेनिक शॉक के रिस्क के डिटेक्शन के लिए हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज सेरिब्रल फ्लो आर लेस यूजफुल। Most useful factor in detecting the client's risk for developing cardiogenic shock is cardiac index. Cardiogenic shock का most detecting factor या most useful detecting factor क्या है? Cardiac index. Important point है, note कर लें। Initially, the decrease in cardiac output results in a decrease in cerebral blood flow. यदि cardiac output में कमी होती है तो cerebral blood flow या मस्तिष्क के अंदर भी blood flow के अंदर कमी आती है। A decrease in cerebral blood flow causes restlessness, agitation and confusion. Cerebral blood flow की कमी के कारण restlessness, agitation और confusion देखने को मिलता है। Diagnostic study that can determine when cellular metabolism become anaerobic and when pH decrease in arterial blood gas analysis. First treatment goal for cardiogenic shock is increase myocardial oxygen supply. कार्डियोजेनिक शॉक का फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट मेन पॉइंट या फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? उसकी ऑक्सीजन सप्लाई या बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करना। ऑक्सीजन सप्लाई जो मायोकार्डियल मसल्स है उसको कंप्लीट ऑक्सीजन पहुंचाना। देन व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट गोल फॉर कार्डियोजेनिक शॉक? कंप्लीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियल लेयर। In a shocked state, the myocardium require more oxygen. If it does not receive more oxygen, the shock person. शोक की कंडीशन के अंदर मायोकार्डियल जो मसल्स या टिश्यू होता है उस ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। यदि उसकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो शोक की कंडीशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। Increasing the oxygen supply to the myocardium will play a large role in correcting metabolic acidosis and hypoxia. शोक की कंडीशन के अंदर ABG में जो ABG है आर्टेरियल ब्लड गैस है उसका एनालिसिस करते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें यदि ऑक्सीजन सप्लाई उसको प्रॉपर मिल रही है तो वो कंडीशन करेक्ट हो सकती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 140-159 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90-99 mmHg रिप्रेजेंट स्टेज 1 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की स्टेज 1 किस कंडीशन को बोलेंगे? जब सिस्टोलिक बीपी 140 से 159 mmHg के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90-99 mmHg के बीच में है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 160 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 mmHg रिप्रेजेंट स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशन होती है? जिसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 के बराबर या 160 से ऊपर है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 के इक्वल और 100 से ऊपर है। ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर of 120-139 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 80-89 mmHg रिप्रेजेंट प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन कब होती है? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 mmHg के बीच में होता है। A systolic blood pressure less than 120 mmHg and diastolic pressure less than 80 mmHg are considered normal। यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mmHg के बीच में है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार एग्जाम्स में पूछा है, अभी राजस्थान CHO के एग्जाम में आया था। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 180 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। उसमें मिस प्रिंट हुआ था, 80 को उन्होंने 80 लिखा 180 लिखा हुआ था। नॉर्मल कब होगा? 120 से 120/80 mmHg। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इन द एओर्टा। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहां पे पाए जाते हैं? एओर्टा और कैरोटिड आर्टरीज में। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इन द एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरीज आर प्राइमरली स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीजन। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एओर्टा और कोरोनरी आर्टरीज पे पाए जाते हैं। कहां पे? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक
का जो कि ऑक्सीजन सप्लाई के द्वारा स्टिमुलेटेड होते हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, एरोटिक और कैरोटिड आर्टरी पे पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि ऑक्सीजन सप्लाई के द्वारा स्टिमुलेटेड होते हैं। डिक्रीज इन पल्सेलाइट प्रेशर कोजेज ए रिफ्लेक्स इंक्रीज इन हार्ट रेट। यदि पल्सेटाइल प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो पल्सेटाइल प्रेशर का रिफ्लेक्स है वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन डिस्क्राइब persistently elevated blood pressure with unknown cause. It account for approximately 90% of hypertension causes. प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है बट उसका कोज क्या है, अननोन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड बट कोज इज अननोन। प्राइमरी हाइपरटेंशन उस कंडीशन को बोलेंगे हम जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है बट कोज अननोन रहता है, जो कि 90% हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की जो इंपॉर्टेंस की पॉइंट है सीख पाए तथा एग्जाम में करेक्ट करा पाए। हमारा प्राइमरी मोटिव है वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, प्राप्त करना नहीं है। आपको अच्छे से अच्छे की पॉइंट हम प्रोवाइड करा सकें, अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज मिल सके, आप अपने एग्जाम में सक्सेस पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब पे मिल सके।